हेलो फ्रेंड्स, आई एम शंकर लाल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखावटी एग्जाम अड्डा और बीएससी वाला सीकर पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमडीएस इंग्लिश में जो आपका रहने वाला है पोइट्री एंड ड्रामा। कौन सा रहने वाला है? पोइट्री एंड ड्रामा रहने वाला है। इसकी हम बात करने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या नहीं पूछे जाएंगे। कल ही एग्ज़ाम रहने वाली है आपकी, तो एक बार एग्ज़ाम से पहले इस क्लास को देख कर ज़रूर जाए। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप हंसराज भाद्रो की जो आईडी है वो फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, नितेश चौधरी वाली आईडी फॉलो कर सकते हो। और शंकरलाल बरसीवाल वाली बीएससी वाला सीकर और शेखावटी वाला गैस पेपर के लिए आप क्या कर सकते हो, एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो पहला पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है कि ट्रैक द, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या रहने वाला है कि ट्रैक द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम इट इज़ बिगिनिंग टू द रिस्टोरेशन पीरियड 1660, हाईलाइटिंग मेजर लिटरेचरी मूवमेंट्स ऑथर एंड देयर इम्पोर्टेंस वर्क्स। मतलब यह पूछ रहा है कि आपकी जो इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य, इस अंग्रेजी साहित्य में शुरू से लेकर 1660 तक का जो 1660 तक का जो काल है, उस काल के बारे में जितना भी आपके क्या गया, जितना भी आपका हाईलाइटिंग हुई थी, मेजर हुई, लिटरेचरी हुई, मोमेंट हुए थे, अवथर्स हुए थे, उनके बारे में जान मुख्य मुख्य जानकारी दीजिए, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि आंसर इंग्लिश, अगर सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या लिखना है क्या नहीं, तो आपको लिखना है कि द हिस्ट्री इज इंग्लिश लिटरेचर, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम इट इज ऑर्गन टू 1660 is a journey of language evolution and cultural shifts. It is it can be divided into several key period। तो ये क्या बोल रहा है कि शुरुआत से लेकर बहाली काल तक अंग्रेजी साहित्य का इतिहास भाषाई विकास और सांस्कृतिक बदलावों की एक यात्रा है। इसे प्रमुख अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू सर्वल की पीरियड, मतलब कि मुख्य मुख्य की में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो इसमें पहली की क्या लिखी गई है आपकी, एक नंबर ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो आपका पुरानी अंग्रेजी अवधि है, वो क्या मानी गई है, 450 से लेकर 1066 तक ही मानी गई है। तो इस युग में क्या हुआ था, क्या बोल रहा है कि दिस एरा बेगन विथ द एंग्लो सैक्सन इवेजन। क्या बोल रहा है कि इस युग में शुरुआत एंग्लो सैक्सन आक्रमण के साथ हुई थी। ठीक है जी। द लिटरेचर वाज प्राइमरली ओरल एंड हेरोइक। क्या बोल रहा है कि साहित्य मुख्य रूप से मौखिक और वीरतापूर्वक था, होरिक था। ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क इज द एपिक बियोहॉल्फ। क्या लिख रहा है कि लिख रहा है इसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है बेओवुल्फ मानी जाती है, बेओवुल्फ मानी जाती है। आपको पूछा जाएगा कि अंग्रेजी साहित्य की पहली जो कविता है या पहली जो रचना है वो कौन सी है, तो बेओवुल्फ मानी जाती है। इसका आगे क्या बोल रहा है कि द मोस्ट, ठीक है, द पोइट्री वाज मार्केट बाई एलिट्रेशन एंड थीम्स ऑफ ब्रेवरी एंड फेट। क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि इस काल में कविता में अनुप्रास और वीरता के भाग्य के विषयों की क्या थी, प्रधानता थी ना। मार्केट बाई एलिट्रेशन एंड थेम्स ब्रेवरी याद रखना है। अगला 2 नंबर आपको बोल रहा है कि दूसरा पीरियड, इसका दूसरा पीरियड कौन सा है, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड आया, तो जो आपका 1066 से लेकर 1500 तक चला था। ठीक है। आफ्टर द नोरम कॉन्गेस्ट फ्रेंच कल्चर इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश जियोफेरी चॉम्सर, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, wrote द, क्या लिख रहा है, सेंट्रबरी टाइल्स। क्या लिख रहा है, सेंट्रबरी टाइल्स। इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपका दूसरा युग मध्य अंग्रेजी युग जो आया था, इसमें नॉर्मन विजय के बाद में अंग्रेजी और फ्रांसीसी संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। अंग्रेजी साहित्य के जनक जेफरी चौसर को माना जाता है ना, चौसर को माना जाता, किसी जेफरी चौसर को माना जाता है। उसने द कैटबरी टेल्स नामक की पुस्तक लिखी थी। कौन सी, द कैटबरी टेल्स नामक की पुस्तक लिखी थी। फिर ये क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है द पोइट्री वाज मार्क, सॉरी, यहाँ से बोल रहा है कि दिस पीरियड आल्सो शो द राइज ऑफ रेगुलर्स प्ले लाइक मिरिकल एंड
मिस्ट्री प्लेस है ना, मिस्ट्री प्लेस। इस समय क्या हुआ था, तो ये बोल रहा है कि इस समय, इस काल में मिरेकल और मिस्ट्री जैसे धार्मिक नाटकों का भी उदय हुआ था। ये दो धार्मिक नाटक कौन कौन से, मिरेकल और मिस्ट्री, इन दोनों का भी क्या हुआ था, उदय हुआ था। तीसरे की हम बात करें, तीसरा काल कौन सा रहने वाला है, क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, तो तीसरे में हम बात करने वाले हैं कि द रेनाइजर जो काल था, इसका जो पुनः जागरण काल था, द रेनेसेंस काल जो था, रेनेसेंस काल था, जो इसका पुनः जागरण काल था, वो 1500 से 1660 तक काल रहने वाला है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, दिस इज मोस्ट ग्लोरियस पीरियड, यह एक महत्वपूर्ण काल रहने वाला है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण या ग्लोरियस गौरवशाली काल था, करेक्टराइज बाय ए रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड ह्यूमनिज्म। ये क्या माना जाता है, कि ये माना जाता है इस समय यह हुआ था, क्या हुआ था कि जिसे शास्त्रीय शिक्षा और मानवतावाद के पुनः जन्म के रूप में जाना जाता है ना, ह्यूमनिज्म के जन्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में ह्यूमनिज्म, इट इज सब डिवाइडेड इनटू, इसे कुछ अन्य की में और बांटा गया है ना, इसे क्या किया गया है, अन्य, इसे पुनः विभाजित किया जाता है, तो इसे अलग अलग में किया जाता है, जिसमें एक आ जाता द एलिजाबेथन एज, कौन सा आ जाता है, द एलिजाबेथन युग आ जाता है। इसमें आपका 1558 से 1603 तक आपका यह क्या काल रहने वाला है, क्या है, नोवन एज ए गोल्डन एज, इसे क्या कहा जाता है, आपका स्वर्ण युग कहा जाता है ना। इस समय आपके कौन हुए थे, महान विलियम शेक्सपियर हुए थे। कौन, जैसे कि महान शेक्सपियर की तुलना जैसे कालिदास से की जाती है ना। और इसी के समय डोमिनेटेड विथ प्ले लाइक हेलमेट और मैचबेथ, कौन है, हेलमेट और आपके मैकबेथ नामक जैसे नाटकों का अपना दबदबा बनाए रखा। फिर आपके एक आए थे क्रिस्टीफेर, कौन आए थे आपका, क्रिस्टिफ क्रिस्टोफेर, कौन आए थे, क्रिस्टोफेर और क्रिस्टोफेर मार्लो ने क्या लिखा था, इंट्रोडक्ट मिडलाइंस एंड ड्रामा एंड एडमुंड स्पेंसर व्रोट द इपिक द फेरवरी क्यून। अभी क्रिस्टोफर मार्लो ने नाटकों में जो सो माइट लाइन्स तो थी, इसकी शुरुआत हुई एडम स्पेंसर ने, जैसे एक महाकाव्य लिखा था, किसने, एडम स्पेंसर ने, किसने, एडम स्पेंसर ने एक महाकाव्य लिखा था, कौन सा आपका, फेवरी क्यून नाम का एक महाकाव्य लिखा था। छोटे वाले क्वेश्चन याद रखना, इनमें बहुत आपकी मदद मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है द जगबेनेज, कौन सा आता है, जैकोबियन युग आता है, जो आपका 1603 से लेकर 1625 तक चलता है ना। लिटरेचर बिकम मोर क्लिनिकल, जॉन डन, है ना, जॉन डन स्टार्टेड द मेटाफिजिकल मेटाफिजिकल मेटा मूवमेंट, है ना। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इस दौरान साहित्य अधिक बौद्धिक हो गया। जॉन डन जो थे, उन्होंने मेटाफिजिकल आंदोलन की शुरुआत की थी, है ना। मेटाफिजिकल कहाँ रह गया, मेटाफिजिकल मोमेंट यूजिंग कॉम्प्लेक्स मेटाफोर्स साइंड द कैलोरिनिट्स। ये बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि शुरुआत की और जिसमें जटिल रूप को का उपयोग किया गया था। फिर आपका जो अगला आता है द कैलोरीन आ जाती है, कौन सी आती है, द कैरोलिन युग आता है, या कॉमनवेल्थ आता है, कौन आता है आपका, कॉमनवेल्थ 1625 से 1660 के बीच में। इसमें इस समय क्या हुआ, द वाज टाइम ऑफ सिविल वार, इसमें इस समय क्या हो गया था, गृह युद्ध छिड़ गया था ना, ये गृह युद्ध का समय था। और इस समय एक आपके जॉन मिल्टन जो ये थे, वो एक इतिहासकार हुए थे, कौन हुए थे, साहित्यकार हुए थे, जॉन मिल्टन इमर्जेंट द ए जेंट विथ द रिलीजियस एपिक पैराडाइज लॉस्ट अंडर द पुरिटेंस 1649 से 60 के बीच में इसने ये लिखी थी। क्या बोल रहा है कि जॉन मिल्टन अपने धार्मिक महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट के साथ महान लेखक के रूप में उभरे, और उसी समय थिएटर्स वर क्लोज्ड एंड लिटरेचर बिकम सीरियस एंड रिलीजियस। क्या बोल रहा है कि इस समय आपका प्यूरिन साइन जो है 1649 से 60 के बीच तहत थिएटर बंद कर दिए गए थे, और साहित्य गंभीर तरीके से क्या हो गया था, धार्मिक हो गया था। ठीक है,
फिर दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है दूसरा क्वेश्चन दिया, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। नोट मार्बल, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन की बस व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन आपको एनालाइज नोट मार्बल नोर द गिल्ड मोनूमेंट्स सोनेट 55 बाय विलियम शेक्सपियर फोकसिंग ऑन द थीम इमोरेटली इमोर्टैलिटी ऑफ पोएट्री। क्या बोला है, विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित नोट मार्बल है नो द गिल्डेड मोन्यूमेंट्स सोनेट 55 का विश्लेषण कीजिए जिसमें कविता की अमरता विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया हो। तो ये क्या बोल रहा है, तो पहली बात ये वो विलियम शेक्सपियर जो सोनेट 55 है, नोट मार्बल नोर द गिल्डेड मोन्यूमेंट्स इट इज ए पावरफुल assertion of the power of written word. The central theme of the poem is the immortality, immortality of poetry in contrast to the फेरलिटी मेटल थिंग्स। ये बोल रहा है कि विलियम शेक्सपियर ने 55 नॉर्मल जो गिल्टेड लिखित शुद्धों की शक्ति का एक शक्तिशाली उद्घोष है। इस कविता में मुख्य विषय भौतिक वस्तु की क्षुण भंगुरता के विपरीत कविता की अमरता है। क्या है, कविता पोएट्री इज न फेयरलिटी एंड थिंकिंग्स, क्या है इसमें मेन रखी गई है। आगे देखते हैं, इसमें पहला जो की पॉइंट रखा है पोएट्री वर्सेज फिजिकल स्ट्रक्चर। क्या देख रहा है, कविता बनाम भौतिक संरचनाएं। क्या देख रहा है, कविता बना शेक्सपियर बिगिनिंग बाय स्टेटिंग दैट नेदर एक्सपेंसिव मार्बल स्टेटस है ना स्टेच्यू नोर गोल्ड प्लेटेड मोनूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस विल लास्ट एज लॉन्ग इज द पावरफुल राइम। क्या कह रहा है कि शेक्सपियर यह कहकर शुरुआत करते हैं कि न तो महंगे संगमरमर की मूर्तियां और न ही राजकुमारों के सोने के पानी चढ़े स्मारक उनकी शक्तिशाली कविता है ना। द पावरफुल राइम, शक्तिशाली कविता जो है जितने लंबे से तक टिकेंगे है ना। फिर उन्होंने ही आर्ग्यूज, उन्होंने तर्क दिया दैट स्टोन विल इवेंटुअली डिके और बी डिस्ट्रॉयड बाय टाइम, कि उसके समय तक कोई नहीं तर्क दिया कि पत्थर अंततः समय के साथ नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड बाय टाइम, बट द मेमोरी ऑफ हिज beloved preserved in his verses will remain fresh। क्या बोला कि कविता को आप जब भी पढ़ोगे तो सुरक्षित प्रिय की तृप्ति हमेशा स्मृति हमेशा क्या रहेगी, ताज़ा रहेगी। क्या रहेगी, मेमोरी ऑलवेज फ्रेश रहेगी, ठीक है ना, रिमेन आज वेल फ्रेश रहेगी। दूसरा आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ टाइम एंड वॉर। क्या बोल रहा है कि समय और युद्ध की विनाशकारी शक्तियाँ। द पोइट मोमेंट्स दैट wasteful wars and brawls destroy great buildings and मेजोरी। क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि कवि का उल्लेख है कि विनाशकारी युद्ध है ना, जो विनाशकारी युद्ध है और संघर्ष है, जो बोरेल्स है महान इमारतों की और महान इमारतों और चिनाई को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। हाउ एवर फिजिकल वायलेंस कैन नॉट रीच द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ हिज पोइट्री। क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि हालांकि शारीरिक हिंसा उनकी कविता को जीवित रिकॉर्ड जो लाइविंग रिकॉर्ड है तक नहीं पहुंच सकती है ना। इवन मार्स द गॉड ऑफ वार कैन नॉट बर्न द मेमोरी ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड इन द सॉन्गेस्ट। क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं यहाँ तक कि युद्ध का देवता जो मार्स है, युद्ध का देवता मार्स है, मार्स भी इस सोनेट से संबंधित व्यक्ति की स्मृति को नहीं जला सकता। ठीक है, अगला वो बोल रहा है कि जो इंटरनल है, इसका इंटरनल फेम है, जो इसका शाश्वत प्रसिद्धि है, इंटरनल फेम जो शाश्वत प्रसिद्धि है, उसमें शेक्सपियर कहते हैं कि शेक्सपियर क्लेम दैट हिज पोइट्री विल आउटलास्ट डेथ एंड ऑल ओब्लिवियस इनिमिटी।
क्या कह रहा है कि शेक्सपियर खुद दावा करते हैं कि मृत्यु और सब कुछ भुला देने वाली शत्रुता जो अवेलेबल एनिमिटी है उसके अधिक समय तक ये क्या रहेगी, कविता जीवित रहेगी, है ना। द बी लव्ड विल कंटिन्यू टू पेस फोर्थ लाइव ऑन इन द आइज ऑफ फ्यूचर जनरेशंस अंटिल द डे ऑफ लास्ट जजमेंट। क्या बोल रहा है कि ये कह रहा है आगे, क्या कह रहा है कि उनके प्रिय आने वाली पीढ़ियां जो है वो आंखों की कयामत के दिन जो लास्ट जजमेंट है वहाँ तक क्या रहेगी, ये आपकी इसकी जो ये पुस्तक है, ये जो लिखा था इन इसने, वो हमेशा के लिए क्या रहेगी, जीवित रहेगी। क्या लिखा था इन्होंने, कौन सी, नोट मार्बल, है ना, नोट मार्बल नोट द गिल्डेड मोन्यूमेंट्स, ये पुस्तक लिखी थी, वो हमेशा के लिए क्या रहेगी, जीवित रहेगी। अगर इसके इनका कॉन्क्लूजन की बात करें, इसके निष्कर्ष की बात करें तो शेक्सपियर सेलिब्रेटेड द आइडिया दैट आर्ट इज द ओनली वे और अचीव ट्रू इमोर्टेलिटी वही फिजिकल जेंडूर फेड्स द ब्यूटी एंड वर्ट्यूज ऑफ beloved will live as long as humans read his poetry। ये क्या कह रहा है कि शेक्सपियर इस विचार को उत्सव मनाते हैं कि कला सच्ची अमरता का प्रदान करने का एकमात्र तरीका है, कि कला के द्वारा ही अमरता प्रदान की जा सकती है, जबकि भौतिक वैभव की फीका पड़ जाता है। प्रिय की सुंदरता और गुण तब तक जीवित रहेंगे जब तक मनुष्य उनकी कविता पढ़ेंगे। ये अपनी जो प्रेमिका के लिए लिखा। अगला आपका क्रिटिकली एग्जामिन डेथ नॉट टू बी प्राउड बाई जॉन डन एज ए मेटाफिजिकल पोइम। ये बोल रहा है कि मेटाफिजिकल पोइम, जॉन डन की कविता जो डेथ नोट टू बी प्राउड है का एक मेटाफिजिकल कविता के रूप में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मेटाफिजिकल पोइम बाय जॉन डन के द्वारा लिखी गई, जो क्रिटिसाइजली एग्जामिन देना है, आलोचनात्मक देना है। तो जॉन डन इज द pioneer of the metaphysical school of poetry and sonnet that not be proud। holy sonnet 10 is a classic example of the style metaphysic स्टाइल। यहाँ तक क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जॉन डन की जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के प्रेरणता है और उनका सनेट डेथ नोट टू बी प्राउड है, होली सनेट 10 इस शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मेटाफिजिक, है ना, जो ये क्या बोल रहा है कि आगे, मेटाफिजिकल पोएट्री इज क्रिटिसाइड क्रिटिसाइड बाय इंटेली विट कॉम्प्लेक्स मेटाफोर एंड ड्रामिक डिक्टेरिक्स, ना, चातुर्य और इन गुणों का क्या किया गया है, जैसे जटिल रूपक है, कौन से नाटकीय स्वाभाविकता प्रदान की गई है। क्लियर है। अगले की अगर हम बात करें, अगले में क्या लिखा गया थी, पहला लिखा है डायरेक्ट एंड ड्रामेटिक ओपनिंग। प्रत्येक शोर नाटक की शुरुआत होती है, इसकी कैसी शुरुआत होती है, प्रत्येक शोर नाटक की शुरुआत। मेटाफिजिकली पोइम ऑफ्टन बीइंग विथ ए सडन। क्या बोल रहा है कि मेटाफिजिकल कविताएं अक्सर अचानक और नाट्य के संबोधन के साथ शुरुआत होती है। ड्रामिक एट्रेस, है ना, डन स्टार्टेड बाई डायरेक्टली टॉकिंग टू डेथ, डेथ बी नॉट प्राउड, इंसिडेंटली स्ट्रिंग स्ट्रिपिंग डेथ ऑफ द मिस्ट्री एंड ए टेरर। क्या लिख रहा है, ये लिख आगे ये लिख रहा है कि इन डनसिद ने मृत्यु से बात करते हुए कहते हैं कि मृत्यु घमंड मत कर, है ना, डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु घमंड कर। वे तुरंत मृत्यु के रहस्य के आतंक को समाप्त कर देते हैं और अमूर्त अवधारणा के साथ ही ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कोई साधारण व्यक्ति करता हो, जैसे कोई कॉमन पर्सन करता हो। ठीक है। यूज मेटाफिजिकल, है ना, कॉन्टेस्ट जो है वो मेटाफिजिकल जो कंसिट है ना, कंसिट का प्रयोग करते हैं। कंसिट ए फेयर फेचड कंपेरिजन बिटवीन टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेटाफिजिकल कविताएं अक्सर, है ना, कंसिट दो अलग चीज़ों के बीच दूरगामी तुलना है। और डन क्या करते हैं, डन कंपेयर डेथ टू रेस्ट एंड स्लीप। और ये क्या करते हैं कि डन सीधे तौर पर मृत्यु की तुलना विश्राम और नींद से करते हैं। और वो इसके साथ तरह आर्ग्यूइंग दैट द स्लीप इज ए प्लीजरेबल
ये साथ ही साथ ये तरक्की देते हैं कि नींद सुखद है ना। डेथ विच इज जस्ट लॉन्गर, तो मृत्यु जो केवल एक लंबी नींद है, यही वो बताते हैं। ठीक है। स्लीप मस्ट बी इवन मोर सो लॉजिकल बट अनयूजुअल आर्ग्यूमेंट इज ए हॉलमार्क ऑफ मेटाफिजिकल विट, है ना। तो निश्चित रूप से उसे अधिक सुगत होनी चाहिए, यह तर्क संगत लेकिन असामान्य तर्क है, मेटाफिजिकल बुद्धि की पहचान है ना। मेटाफिजिकल क्या है कि बुद्धि की पहचान है, हॉलमार्क है। फिर इसमें आपने